गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 304 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 304 तक पहुँच सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है और उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट निरंतर है, जबकि पूर्वी घाट असतत और अनियमित है। बताइए कौन सा करेक्ट है, बताइए। देखिए यह है अपना वेस्टर्न घाट, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक, ठीक है। और यूपीएससी प्रश्न कर चुकी है कि पश्चिमी घाट भारत के कितने राज्यों में फैला है, तो गुजरात से लेकर काउंट कर लो तमिलनाडु तक, उतना ही आंसर होगा। चलिए, पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है, स्टेटमेंट करेक्ट है। उत्तर से दक्षिण की ओर जो पश्चिमी घाट है वो निरंतर है, जबकि पूर्वी घाट असतत है और अनियमित है। करेक्ट है, ये भी दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो पूर्वी घाट यानी वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में जो पश्चिमी घाट है उसकी ऊंचाई है 900 से 1600 मीटर। तो पहला वाला करेक्ट हो गया। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्कन के पठार की क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं को चिह्नित करते हैं। पश्चिमी घाट के समानांतर स्थित है, ये सतत हैं और केवल दर्रों के माध्यम से ही इनको पार किया जा सकता है। देखिए, पूर्वी घाट महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक विस्तृत है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा काट छाट के कारण यह अनियमित और विच्छेदित है। ठीक है, दूसरा भी करेक्ट ही है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, मनरेगा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, यह एक मांग संचालित सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानून है, जिसका उद्देश्य काम के अधिकार को लागू करना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। पहला वाला तो करेक्ट है, लेकिन दूसरा वाला जो है वो गलत है। ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मनरेगा के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। दूसरे वाले को एलिमिनेट कर दो। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 एक मांग संचालित सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानून है, जिसका उद्देश्य है काम के अधिकार को लागू करना। ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर मनरेगा के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। ठीक है, दूसरा वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। 4 स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पश्चिमी घाट में पश्चिमी ढलानों पर आर्द्र हवाओं के टकराकर ऊपर उठने के कारण पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है और महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। बताइए। देखिए, पश्चिमी घाट में पश्चिमी ढलानों पर आर्द्र हवाओं के टकराकर ऊपर उठने के कारण बिल्कुल पर्वतीय वर्षा होती है। करेक्ट है स्टेटमेंट। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, यानी ऊपर से नीचे अगर मैप में देखेंगे तो बढ़ती है। सही है स्टेटमेंट, इसको नीचे से ऊपर मत बढ़ा देना, ठीक है, ऊपर से नीचे ही बढ़ती है, नीचे से ऊपर घटती है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है और दक्षिण से उत्तर की ओर घटती है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा नहीं है, बल्कि अन्नाईमुडी है। डोडा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर जो है ये तीसरा वाला गलत हो जाएगा। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है और फोर्थ वाला करेक्ट है। तो करेक्ट ही अपने को बताना। तो थर्ड से एलिमिनेट होता क्या, 50% मिल जाता आंसर, 1 2 4। तो पश्चिमी घाट में पश्चिमी ढलानों पर आर्द्र हवाओं के टकराकर ऊपर उठने के कारण जो है वो पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती है और दक्षिण से उत्तर की ओर घटती है। ठीक है,
पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी, कितनी है 2695 मीटर, और डोडा बेटा दूसरी है 2637 मीटर। तो तीसरा वाला गलत हो जाता है स्टेटमेंट। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, कितनी ऊंची है 1501 मीटर। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेबराय और जावेरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। कहीं जावेडी लिखा है, कहीं जावेदी लिखा है। निम्नलिखित में से किसमें कैमरे के तापमान पर फेरोमैग्नेटिक गुणधर्म पाए जाते हैं? कमरे के तापमान पर फेरोमैग्नेटिक गुणधर्म पाए जाते हैं। एक तरह से लोह चुंबकीय बोलते हैं इनको, लोहा निकल कोबाल्ट तीनों के तीनों। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कर देंगे डी। तो फेरोमैग्नेटिक अथवा लोह चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उस क्षेत्र की दिशा में ही मजबूत चुंबकत्व का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक का मतलब ही चुंबकीय पदार्थ होता है। तो ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, ये बाउंसर मार रहा होगा शब्द। ठीक है, चलिए, तो आवर्त सारणी के केवल 3 तत्व लोहा, कोबाल्ट और निकेल में कमरे के तापमान पर फेरोमैग्नेटिक गुणधर्म पाए जाते हैं, यानी लोह चुंबकीय हैं ये। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। धूमकेतु, क्षुद्रग्रह और उल्का। धूमकेतु बाहरी और सौरमंडल से उत्पन्न बर्फ और चट्टान का एक टुकड़ा है क्या? उल्का कोई टूटता तारा है क्या? क्षुद्रग्रह पृथ्वी और मंगल के बीच पाए जाने वाले चट्टान है क्या? बताइए कौन सा सही सुमेलित है। क्षुद्रग्रह या एस्टेरॉयड मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, पृथ्वी और मंगल के बीच थोड़ी पाए जाते हैं। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, एलिमिनेट करिए। धूमकेतु बाहरी सौर मंडल से उत्पन्न बर्फ और चट्टान का एक टुकड़ा है, करेक्ट है। उल्का इसे टूटता तारा कहा जाता है, करेक्ट है। 1 और 3 करेक्ट, सी। तो देखिए, क्षुद्रग्रह एस्टेरॉयड चट्टानी पदार्थ हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हालांकि क्षुद्रग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा हालांकि क्षुद्रग्रह जो है वो ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन वे ग्रहों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, ये चट्टानी पिंड प्रायः मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्रग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। यह प्रश्न ऐसा सालों से पूछा जा रहा है और आज तक इम्पोर्टेंट है। यदि आपको मधुमक्खी डंक मार दे तो निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोत्तम औषधि होगी आपके लिए? एंटीबायोटिक, अम्लीय सिरका, पाइन निडल या फिर बेकिंग सोडा? देखिए, मधुमक्खी या चींटी जब डंक मारती है ना, तो चींटी में तो बहुत कम मात्रा में होता है फॉर्मिक एसिड, लेकिन मधुमक्खी में बहुत ज़्यादा होता है, सुझा देती है, किसी किसी को फीवर तक चढ़ जाता है। बेकिंग सोडा घिस दो उस जगह पर, ठीक है, तो आराम मिलता है। तो मधुमक्खी के विष में होता है फॉर्मिक अम्ल। इसके प्रभाव को कम करने के लिए निष्प्रभावीकरण की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। काटे गए स्थान पर बेकिंग सोडा के घोल जैसे मृदु क्षार का प्रयोग फॉर्मिक अम्ल को निष्क्रिय कर इसके प्रभाव को समाप्त कर सकता है। इससे दर्द और जलन में कमी आती है और राहत मिलती है। इस तरह के प्रश्न यूपीपीसीएस पूछ लेती है। अदालत में गवाही देने का अधिकार कैसा अधिकार है? मौलिक, विधिक, संवैधानिक, न्यायिक? अदालत में गवाही देने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। तो देखिए, गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दी है। न्यायालय ने कहा है कि न्यायालयों में स्वतंत्र रूप से गवाही देने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं सारे के सारे, 21 भी उसी के अंदर आता है। देखिए, इस देश के लोगों को दिए गए जीवन के अधिकार में एक समाज में रहने का अधिकार भी शामिल है जो अपराध और भय मुक्त हो, ठीक है, तथा लोगों को बिना किसी डर या दबाव के अदालतों में गवाही देने का अधिकार हो। चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रणाली के भीतर, ठीक है, पोषक तत्वों के प्रवाह को प्रोत्साहित करके प्राकृतिक पूंजी का संवर्धन करती है। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था में संसाधनों के नवीनीकरण की अवधारणा पर आधारित है। चक्रीय अर्थव्यवस्था।
फिर से सुन लीजिए। एक चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रणाली के भीतर पोषक तत्वों के प्रवाह को प्रोत्साहित करके प्राकृतिक पूंजी का संवर्धन करती है। चक्रीय अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था में संसाधनों के नवीनीकरण की अवधारणा पर आधारित है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो चक्रीय अर्थव्यवस्था बंद परिपथ यानी क्लोज्ड लूप्स आधारित एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें कच्चे माल, घटकों और उत्पादों के मूल्य को न्यूनतम करने का प्रयास तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था व्यवस्था के भीतर पोषक तत्वों के प्रवाह के प्रोत्साहन और मृदा एवं अन्य जीवित प्रणालियों के पुनरुद्धार के लिए परिस्थितियों का निर्माण करके प्राकृतिक पूंजी को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। समाचारों में देखा गया प्रोजेक्ट मानव किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट मानव मानव शरीर के प्रत्येक ऊतक के मानचित्रण की परियोजना। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने मानव ह्यूमन एटलस पहल की शुरुआत की है जो मानव शरीर के प्रत्येक ऊतक की मैपिंग के लिए एक परियोजना है ताकि विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जुड़े ऊतकों और कोशिकाओं की गहन जानकारी तथा भूमिकाओं का बेहतर ढंग से पता लगाया जा सके। इस परियोजना से निर्मित डेटाबेस शोधकर्ताओं को मौजूदा कमियों को सुधारने और भविष्य में रोगी की पहचान एवं निदान से जुड़ी परियोजनाओं में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 9 तो हो गए। एक तरफ है रिपोर्ट और दूसरी तरफ है जारीकर्ता संस्थान। चलिए अब दिखेगा रिपोर्ट और जारीकर्ता संस्थान और बताना कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट के सामने लिखा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, वैश्विक वित्त स्थिरता रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, विश्व आर्थिक मंच, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। बताइए कौन सा सही सुमेलित है। अधिकतर सही सुमेलित हैं क्योंकि 3 तक जो है वो दिया है विकल्प में। देखिए, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की सही है। ठीक है। वैश्विक वित्त स्थिरता रिपोर्ट विश्व बैंक की तो नहीं है, नहीं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की ही है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच की ही है। तो 3 करेक्ट हो गए। क्या सारे के सारे करेक्ट होंगे? नहीं। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की नहीं है बल्कि यूनेस्को की है। तो चारों एलिमिनेट हो जाएंगे, वैसे तो बी हो जाएगा इसका आंसर 1 2 3। तो वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट यानी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जिसे पहले एजुकेशन फॉर ऑल ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट के रूप में जाना जाता था, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा प्रकाशित की जाती है और यह एक वार्षिक रिपोर्ट है। ठीक है। तो डी हो गया, वो सुमेलित नहीं हुआ, यानी 1 2 और 3 सुमेलित हो गए, तो बी हो गया इसका आंसर। चलिए, तो 10 प्रश्न ऐड किए गए थे इस टेस्ट में, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।